हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर प्लेटफॉर्म पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं गोविंद आपको करवा रहा हूँ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि +1 क्लास का बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि कंटिन्यूसली IIT JEE या नीट में जिसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, जिसको आप देख सकते हैं, और हम उसी सीरीज़ का कंटिन्यूम टॉपिक बात करते हैं। हम क्या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की 2 एप्लीकेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम इस बारे में, और 2 एप्लीकेशन अभी हमारी बाकी है जो डिस्कशन हो चुके हैं। वो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं भाई? टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती हैं वो हमें SI सिस्टम में, CGS सिस्टम में, वो हम शुरू में ही डिफाइन कर चुके हैं। बट डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अगर हमें उनकी यूनिट फाइंड करना हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि हमने काफ़ी ऐसी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन की हेल्प से यूनिट फाइंड भी की थी। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे हमारी कुछ अगली वीडियोस में। तो ये एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी जो एप्लीकेशन है क्या भाई? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला या रिलेशन। कोई भी गिवन फिजिकल रिलेशन, कोई भी गिवन फॉर्मूला है हमारे पास फिजिक्स का या जो भी, ठीक है, उस फॉर्मूले की हम डायमेंशनल करेक्टनेस कि वो सही है या नहीं, कहीं कि ये फॉर्मूला गलत तो नहीं है, उसको हम चेक कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम ये चीज़ फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो क्या है? टू कन्वर्ट ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मेरे को गिवन है, कि उसका मैग्नीट्यूड मेरे को गिवन है, उसकी यूनिट मेरे को गिवन है, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमें प्रोवाइड है। हमें उस सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर उसकी वैल्यू को पूछा गया है, तो हमें बताना है, उसको कन्वर्ट करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम बात करेंगे। उस एग्जाम्पल से पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसेस क्या है कन्वर्जन का, एग्जैक्टली दिस, उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें देखते हैं हम इस बारे में। और जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एज ए रिसर्च टूल, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की लास्ट एप्लीकेशन क्या? एज ए रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशंस अमंग सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज। कि भैया मेरे पास कुछ एक क्वांटिटी गिवन है और 3 से 4 और चीजें गिवन है, उन 3-4 चीजों को मैं कैसे उसके साथ रिलेट कर सकता हूं, क्या एक फॉर्मूला मैं बना सकता हूं खुद से, वो भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, और रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स कंटिन्यूसली आप बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन की, बिकॉज 2 एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है भाई? थर्ड एप्लीकेशन है कि टू कन्वर्ट ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जब हमें कन्वर्ट करना है कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज को, तो वहां हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प कैसे ले सकते हैं। चलिए देखो, क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा भी हो, डज नॉट मैटर, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई। कोई अगर 1 मीटर है, कोई लेंथ को मैंने मेजर किया, उसकी लेंथ कितना है कि 1 मीटर है। क्लियर? 1 मीटर मतलब मैं किस सिस्टम में उसको एक्सप्रेस कर रहा हूं भाई? SI सिस्टम में, बिकॉज जो मीटर होती है वो SI सिस्टम की यूनिट होती है। क्लियर? उसको अगर मैं बोल दूं कि 100 सेंटीमीटर, तो क्या ये गलत होगा? ये भी बात तो उतना ही है ना कि अगर उस लेंथ को मैं 100 सेंटीमीटर बोल लूं या 1 मीटर बोल लूं, भाई वो लेंथ तो उतनी ही रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। क्लियर? आप बाजार में जाते हैं किसी किराना स्टोर पर, वहां पर आपने चीनी ली, ठीक है,
2 किलो चीनी ले लिया आपने, 2 किलोग्राम अगर आप चीनी लेते हो, ठीक है, वहां एक वो उसको तोलने के लिए कांटा रखा होता है जिसके ऊपर क्या है कि केजी में भी आ सकता है, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करके ग्राम में भी कर सकते हैं ना। अगर केजी में होगा तो वहां लिखा हुआ रहेगा क्या भाई, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। अच्छा, वो 2 किलोग्राम की बजाय अगर आपको 2000 ग्राम बोले तो चीनी तो उतनी ही है, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो एप्लीकेशन है, ये इसी फैक्ट पर बेस है कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी हो, सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा भी हो, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। सो दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी remains same whatever be the system of unit। भाई कैसा भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है भाई, उसके मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है कि जैसे हम लिखते हैं कि कैसे कैसे कैसे, जैसे कि मास इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं ना हम। स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। देखो इन सब चीजों में क्या चीज कॉमन है, इनिशियली मैं उस क्वांटिटी का नाम लिख रहा हूं, यहां भी लिख रहा हूं, यहां भी, और यहां क्या है, तीनों के केस के अंदर क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और लास्ट में क्या है भाई, लास्ट में है एक यूनिट, लास्ट में क्या है, एक यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखने का क्या तरीका है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम इज इक्वल टू एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट। ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। क्या चीज कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। चलिए एक सिस्टम के अंदर मान लेते हैं, ये पहला सिस्टम है जिसके अंदर ये है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई दूसरा सिस्टम हो, लाइक कि एक के अंदर तो लेंथ कितनी थी 1 मीटर है, दूसरे के अंदर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहां न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, दूसरे सिस्टम में वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 100 है, मगर पहले वाले सिस्टम की यूनिट क्या है, मीटर, दूसरे की यूनिट क्या है भाई, सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर दूं तो क्या होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है भाई। सिस्टम ऑफ यूनिट अगर चेंज हो जाए तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसी फैक्ट पर बेस्ड है मेरी ये वाली एप्लीकेशन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं कि एग्जैक्ट एक फॉर्म बनाते हैं, एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं कि किस हेल्प से हम ये है, इसका बेसिक थिंग क्या है। आइए तो मान लेते हैं हमें कोई क्वांटिटी गिवन है, क्लियर, कोई एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी है और उसके अंदर जो चीजें मेरे को प्रोवाइडेड की गई हैं, तो जो इसके अंदर जो चीजें प्रोवाइडेड की गई है उस क्वांटिटी को मेजर करने का पहला जो सिस्टम है भाई, एक सिस्टम में उसको मेजर किया गया है, उस सिस्टम के अंदर मास को लेते हैं भाई m1, जैसे SI के अंदर मास क्या होता है, kg होता है, क्लियर, लेंथ क्या होती है, मीटर होती है, टाइम क्या होता है, सेकंड। ये तो SI की बात कर रहे हैं। हमें गिवन सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है वो ये जो 4 सिस्टम है MKS, SI, FPS और इनके अलावा भी कोई दूसरा सिस्टम अपनी तरफ से अगर उसने कोई बना के दिया है अपने अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर मान लेते हैं क्या M1, L1 एंड T1 बी द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली इन फर्स्ट सिस्टम। भाई एक सिस्टम उसने दे दिया जिसके अंदर की मास को M1 में मेजर करते हैं, लेंथ को L1 में और टाइम को T1 में। ऐसे ही M2, L2 एंड T2
आर दी यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली इन सेकंड सिस्टम। भाई दूसरे सिस्टम में जो मेजर करने वाला सीन है उसके अंदर मास को m2 में मेजर किया जाता है, लेंथ को L2 में और टाइम को T2 में। चलिए इतना पता चल गया है जी। अब दोनों सिस्टम के अंदर क्या होता है, भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, क्योंकि फॉर्म क्या है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो एक इस सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक इस दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो नाम दे देते हैं भाई लेट N1 and N2 be the system of unit, sorry, N1 and N2 be the numerical values in first and second system respectively। क्या समझे कि फर्स्ट सिस्टम के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है N1 और सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है भाई N2। क्या सिर्फ M1 L1 और T1 लिखने से मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकता हूं, या फिर उसका कुछ मुझे डायमेंशंस भी देने पड़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे फोर्स को बोलते हैं, फोर्स के डायमेंशन भाई M1 L1 T-2, भाई ये डायमेंशन बताता हूं तभी तो उस फोर्स को एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो क्या है कि हमें डायमेंशंस भी चाहिए। अच्छा, फोर्स अब चाहे SI सिस्टम में हो चाहे वो CGS सिस्टम में, फोर्स अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहे मेरे को SI में दिया रहे चाहे CGS के अंदर दिया रहे, जो डायमेंशंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। यूनिट्स के चेंज होने से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के चेंज होने से किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस चेंज नहीं होते। तो डायमेंशन क्या रहते हैं, सेम। ऊपर जो पावर होती है वो क्या होते हैं, डायमेंशंस। लेकिन वो डायमेंशन की 1 है या 0 है या -2 है वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो एक नाम दे देते हैं सिंपली, लेट A, B and C be the dimensions of mass, length and टाइम। भाई इसके अलावा भी अगर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, मास लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। तो मास लेंथ और टाइम की रिस्पेक्टिव पावर्स क्या क्या है भाई, A, B और C। अच्छा, ये A, B, C और चाहे M1 L1 T1 के अंदर हो और चाहे M2 L2 T2 मतलब फर्स्ट सिस्टम में हो या सेकंड सिस्टम में, ये जो डायमेंशंस है ये क्या रहेंगे, सेम। अच्छा, अभी और बात कर लेते हैं, चलिए यहां एक स्पेस ले लेते हैं ताकि ये जो अजम्पशन हमने बनाई है इन्हीं से हमें वो चीज मिल जाए। देखो, कोई भी यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, कोई भी यूनिट को क्या सिर्फ M1 L1 और T से रिप्रेजेंट कर दोगे, नहीं, उसके साथ हमें क्या लगाने होते हैं, उसके डायमेंशंस भी लगाने होते हैं। चलिए, तो U1 यूनिट का मतलब क्या है, U1 जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो किस चीज से बनकर मिलकर बनी है भाई, इन चीजों से, M1 L1 और T1 से मिलकर बनी है, जिनकी पावर्स क्या है, A, B और C है। U1 का मतलब क्या है, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। ऐसे ही जो मेरी U2 है वो किन से मिलकर बनी है, सेकंड यूनिट किन से बनी है भाई, M2 L2 और T2 से मिलकर बनी है, जिसकी की पावर्स क्या है, A, B और C है। U2 इज इक्वल टू M1 की M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। ये मेरी U2 सेकंड यूनिट बनी है किसी दूसरे सिस्टम में, और फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू है N1, सेकंड की जो वैल्यू है दैट इज N2। तो इस फॉर्मूले से मैं ये चीज लिख सकता हूं क्या, कि Q इज इक्वल टू N1 इंटू U1, और U1 की वैल्यू है ये, तो N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। भाई ये हो गया, जो कि इक्वल किसके है, N2 U2 के, जो कि किसके इक्वल है, N2 U2 के। ये रही भाई N2, और U2 की वैल्यू अभी बताई भाई मैंने ऊपर, ये रही। तो क्या हुआ, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। तो ये Q की वैल्यू जो कि क्या है, मैग्नीट्यूड को शो करता है, वो सेम रहेगा। यहां से एक ये रिलेशन मिल गया है मेरे को, ठीक है भाई। हम इसी चीज का यूज करेंगे, इसी रिलेशन का यूज करते हैं। चलिए आगे मैं लिख लेता हूं इसको कैसे।
हमने जो फाइंड किया वो क्या है कि N1 इंटू M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C इज इक्वल टू N2 M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। ये रिलेशन हमने लास्ट स्लाइड में फाइंड किया है। तो यहां से मैं N2 की वैल्यू फाइंड करता हूं। N2 की वैल्यू अगर मैं इस तरफ रखूं, एक तरफ अगर N2 रख दूं तो वो सारा क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में ले आते हैं भाई, कोई बात नहीं है। N1 इज इक्वल टू M1 की पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C अपॉन क्या आ गया, M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर, तो इसको क्या आप एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वेयर लिख सकते हो? मैथमेटिक्स में इस चीज को हम लिख सकते हैं ना। तो क्या है कि जब पावर अगर सेम हो तो वो नीचे हम उनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो N1 को मैं एज इट इज रखता हूं, यहां M1 की पावर A है और यहां M2 की पावर A है, तो सिंपली इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, M1 अपॉन M2 इनकी पावर A। उसी तरीके से L1 अपॉन L2 इनकी पावर क्या है, दोनों की पावर क्या है, B है भाई। और T के केस में क्या है, T1 अपॉन T2 इसकी पावर है C और सामने क्या है भाई, सामने है N2। ये आ गया मेरा एक डायरेक्ट रिलेशन जिसके अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की, एक फिजिकल क्वांटिटी के जो एक यूनिट को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं दूसरी यूनिट के अंदर। एग्जैक्टली फाइनली जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई कि N2 इज इक्वल टू, ये N2 को उस तरफ से लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर दिखेगा, N2 इज इक्वल टू N1 L1 अपॉन L2 जिसकी पावर A, सॉरी M1 अपॉन M2 जिसकी पावर है A, L1 अपॉन L2 जिसकी पावर B और T1 अपॉन T2 जिसकी पावर C है। तो इस फॉर्मूले से मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? फॉर्मूला तो बना लिया है जी, पर क्लियर नहीं हो रहा है कि यूज कैसे करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए ही यूज होती हैं ज्यादातर। तो चलिए इसका कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, एग्जांपल दिया गया है क्या कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अगर इतनी सी स्टेटमेंट दी है तो इस स्टेटमेंट से समझने वाली बात क्या है भाई, न्यूटन हमें पता होना चाहिए कि ये SI यूनिट होता है भाई, ठीक है ना। फोर्स की जो डाइन यूनिट होती है वो कौन सी यूनिट होती है, वो क्या होती है भाई, CGS यूनिट होती है। पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि ये क्या होती है भाई, CGS यूनिट होती है डाइन। तो बताओ कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन्स, क्लियर है ना। तो 1 न्यूटन फाइंड करना है हमें, उसके अंदर कितने डाइन्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिंपल तरीके से, जो चीजें हमने वहां अज्यूम की थी वो यहां हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला सिस्टम कौन सा है भाई, SI सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम कौन सा है भाई, CGS सिस्टम है। तो पहले सिस्टम के अंदर जो मास होता है जिसको मैं M1 से डिनोट करता हूं वो क्या होता है, CGS सिस्टम के अंदर जो मास होता है मेरा वो क्या होता है भाई, जो मास होता है वो होता है क्या, किलोग्राम। SI सिस्टम में मास किलोग्राम में होता है या नहीं, M1 इज इक्वल टू किलोग्राम। अच्छा फर्स्ट सिस्टम के लिए लेंथ क्या डिनोट की थी भाई मैंने, L1। फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, SI, और SI सिस्टम के अंदर लेंथ किस में होती है भाई, लेंथ होती है मीटर में। टाइम किस में होता है भाई, SI सिस्टम में टाइम होता है भाई सेकंड में, ठीक है ना। ये चीजें हमें पता चल गई है। दूसरे सिस्टम के अंदर मास किस में होता है भाई, हमारा दूसरा सिस्टम क्या है, CGS, और दूसरे सिस्टम के अंदर जो मास होता है वो किस में होता है भाई, ग्राम्स में। और जो लेंथ होती है CGS सिस्टम में वो होती है भाई सेंटीमीटर में, और जो टाइम होता है वो किस में होता है भाई, सेकंड में।
तो हमें M1 L1 T1 की वैल्यू पता है, M2 L2 और T2 की वैल्यू पता है, और क्या क्या चाहिए भाई हमें, और चीजें चाहिए भाई, हमें डायमेंशन चाहिए होते हैं A B C जो हमने पावर लगाई थी, चलिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। कौन सी क्वांटिटी है भाई ये, 1 न्यूटन इंटू डाइन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है भाई, फोर्स की, फोर्स की, और फोर्स के जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, m के पावर 1 L 1 T -2। तो डायमेंशन क्या क्या है, डायमेंशन है जी 1 1 और -2। ये वैल्यू किस किस की मिल गई मेरे को, A इज इक्वल टू कितना है 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू कितना है -2, C इज इक्वल टू -2। यही तो थे ना भाई इनकी पावर जो लगाते हैं डायमेंशंस। तो ये चीजें मेरे को पता है। और क्या पता है मेरे को, जो पहले सिस्टम के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है 1 है, और पहले सिस्टम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको किस चीज से डिनोट किया था भाई हमने, N1 से। N1 की वैल्यू कितनी है 1, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है भाई N2 की हाउ मेनी डाइन्स, 1 न्यूटन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, ये फाइंड करना है। मतलब N2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। चलिए एक छोटी सी लाइन के क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है हमसे कि यहां पर N2 की वैल्यू कितनी है, बाकी चीजें हमने इन दो चीजों को देखकर पता लगा लिया है, पता चल गया है। तो हम अब इन्हीं चीजों का यूज करके, और जो पिछला हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसका यूज करके हम फाइंड करते हैं कि भाई ये N2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अगली स्लाइड में चलेंगे। भाई यहां से स्टार्ट करने के लिए क्या करूं, फॉर्मूले को लिख लेता हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूले को लिख लेता हूं, क्या था फॉर्मूला भाई, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। वैल्यू पुट करते जाओ भाई, वैल्यू पुट करते जाओ। N1 इज 1, M1 अपॉन M2, M1 है kg, M2 है g, kg अपॉन g। पावर कितनी है भाई A की वैल्यू कितनी है भाई 1, इंटू में L1 में क्या है भाई मीटर है, मीटर। L2 क्या है भाई, L2 है जी सेंटीमीटर। पावर कितनी है भाई B का मतलब क्या है भाई 1, और T1 कितना है भाई S, सेकंड। नीचे T2 भी क्या है सेकंड। पावर कितनी है भाई -2, पावर कितनी है भाई -2। यहां तक तो क्लियर है जी। 1 को अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। और सेकंड से क्या कट गया भाई, सेकंड कट गया, ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, कट गया। क्या बचेगा, जब ऊपर नीचे कटेगा तो वैल्यू बचेगी 1, और 1 की पावर -2 का मतलब क्या होता है भाई 1 की पावर -2। 1 की पावर कुछ भी हो उसका मीनिंग क्या होता है भाई 1 होता है। तो ये भी क्या हो गया 1, ये भी 1 है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। तो बचा क्या क्या, kg अपॉन g, जिसकी पावर है 1, और जिसकी पावर 1 होती है वो दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। नीचे उधर क्या है भाई मीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर भी 1 है तो शो करने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है भाई, क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम, N2 फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं भाई N2। अच्छा जी, ऊपर क्या है किलोग्राम है, नीचे क्या है ग्राम है, किलोग्राम। किलो प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, करवाया था। किलो का मतलब क्या होता है भाई, किलो प्रीफिक्स, किलो का मतलब 10⁻³ तो किलो की जगह मैं लिख सकता हूं 10⁻³ ये g है मतलब ग्राम एज इट इज रख देता हूं। नीचे भी एक g है ग्राम, उसको एज इट इज रख दिया, ठीक है भाई। इधर क्या बचा, ऊपर है मीटर, नीचे क्या है भाई सेंटीमीटर। सेंटी भी तो एक प्रीफिक्स है, सेंटी का मतलब क्या होता है भाई 10⁻²। प्रीफिक्स पढ़ते टाइम हमने किया था। तो सेंटी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 10⁻², और सेंटीमीटर है तो m को मैं लिख देता हूं एज इट इज। ऊपर क्या है भाई ग्राम है, नीचे भी क्या है ग्राम है, ऊपर है मीटर नीचे भी है मीटर, तो ये तो कट गया। क्या बचा, यहां बचा 10⁻³ और यहां कितना बचा 1/10⁻²। एक 10⁻² क्या है नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी भाई 10⁻²। सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, कितना बचा 10⁻5। किस चीज की वैल्यू है भाई ये N2 की वैल्यू,
क्या यही चीज फाइंड करनी थी? हाँ जी, यही फाइंड करनी थी। n2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 10⁵ किस फैक्ट पर बेस्ड था? इस फैक्ट पर बेस्ड था ये क्वेश्चन कि Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। क्या मतलब है इस लाइन का? कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी रिमेन्स सेम वट एवर बी द सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो N1 क्या था मेरा? N1 की वैल्यू 1 थी और फर्स्ट U1 के अंदर मेरे को क्या दिया हुआ था? न्यूटन की 1 न्यूटन फाइंड करना था। N2 की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी थी और U2 दूसरे सिस्टम में उस यूनिट का नाम क्या था भाई? डाइन। और N2 की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है जो कि कितना है? 10⁵. तो दिस इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरीके से हम कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को जो कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में गिवन है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे किसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। आप भी प्लीज प्रैक्टिस करके देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। अभी सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। सेकंड एग्जांपल के अंदर मेरे को क्या दिया है कि कन्वर्ट 10 जूल ऑफ एनर्जी इनटू द यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम। चलिए, इसने अब क्या है कि हमें सीजीएस सिस्टम बताया है, उसकी यूनिट का नाम नहीं दिया है। इस चीज के बारे में हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई। जैसे जूल किस चीज की यूनिट होती है? एनर्जी की। एसआई सिस्टम में वैसे ही सीजीएस सिस्टम के अंदर एनर्जी की यूनिट होती है। याद आ रही है भाई क्या? आर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट करना है किस चीज को? 10 जूल एनर्जी को हमें बताना है अर्ग के अंदर। क्या है भाई? न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है? न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 10 है। यूनिट क्या है? जूल है। कन्वर्ट किस में करना है? अर्ग में। मतलब जो दूसरी यूनिट है वो तो है अर्ग, और उस जो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है कि भाई 10 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है, वो फाइंड करना है। तरीका क्या है? हमें एक सिस्टम के एमएलटी पता होने चाहिए, दूसरे सिस्टम के एमएलटी पता होने चाहिए, डायमेंशंस पता होने चाहिए और एक की एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे के अंदर फाइंड कर देंगे। क्या क्या है देखो, फाइंड करते हो। चलिए, M1 कितना है भाई? अच्छा, ये पहला सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना है ना उसके अंदर। ये जूल, ये क्या है? एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम के अंदर मास क्या होता है? मास होता है भाई किलोग्राम में। लेंथ किस में होती है भाई? मीटर में। टाइम किस में होता है भाई? सेकंड में। तो फर्स्ट सिस्टम को हम M1, L1 और T1 से ही लिखते हैं। चलिए, ये तो हो गया मेरा काम, इतना तो डन। चलिए, दूसरा सिस्टम, दूसरे क्या बोल रहे हैं? सीजीएस। नाम से पता चल रहा है भाई सीजीएस। C फॉर सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकंड। पता है कि M2 दूसरे सिस्टम के अंदर जो मास होगा वो क्या होगा? ग्राम्स में। जो लेंथ होगी वो किस में होगी भाई? सेंटीमीटर में। और जो टाइम होगा वो किस में होगा भाई? सेकंड में। तो आपको M1, L1, T1 और M2, L2, T2 की, जो कि ये क्या है? फर्स्ट सिस्टम के अंदर है, जो कि मेरे को गिवन है इसके अंदर, और ये क्या है भाई? सेकंड सिस्टम में, जिसमें कि मेरे को फाइंड करना है। अच्छा, फर्स्ट सिस्टम के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम N1 से डिनोट करते हैं वो कितनी दे रखी है भाई? 10। N1 की वैल्यू कितनी है? 10। N1 की वैल्यू क्या है भाई? 10 है। और जो सेकंड सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। क्या इतने कंटेंट से फाइंड कर लेंगे या कुछ और भी चाहिए? हाँ जी, कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए। एनर्जी के डायमेंशन चाहिए। डायमेंशंस क्या होता है भाई? डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का, डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का होता है भाई M1 L2 T-2। बहुत बार कर चुके हैं भाई ये। M1 क्यों शो कर रहे हैं? वो तो एक सिस्टम के लिए है। क्या होता है? M1 L2 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। डायमेंशनल फॉर्मूला नीचे हमें एग्जैक्टली चाहिए डायमेंशंस, ये पावर्स चाहिए। पावर्स को क्या डिनोट करते हैं? 1/1। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू -2। ये चीजें चाहिए भाई। अब ये चीजें पता चल गई है, हमें कन्वर्ट करना है किसको? 10 जूल को किसमें? सीजीएस सिस्टम की यूनिट में कर देते हैं फटाफट। फॉर्मूला हमने डिराइव किया ही था जी। फॉर्मूला क्या है? N2 इज इक्वल टू N1
m1 अपॉन m2 की पावर a है, l1 अपॉन l2 की पावर b है, t1 अपॉन t2 की पावर c। फटाफट फॉर्मूले में फुट कर देते हैं भाई, पुट करते हैं तो n1 कितना है भाई 10 जी। m1 कितना है भाई, m1 है जी किलोग्राम, ठीक है भाई। m2 है जी ग्राम। पावर कितनी है भाई, पावर फाइंड की थी, इनकी पावर क्या है a की वैल्यू है जी 1, ठीक है। l1 की वैल्यू कितनी है भाई मीटर। l2 कितना है भाई सेंटीमीटर। पावर कितनी है भाई b की वैल्यू कितनी है 2 है। t1 क्या है भाई सेकंड है। t2 भी क्या है भाई सेकंड है। पावर कितनी है भाई c कितना है भाई -2, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर दिया, फटाफट सोल्व कर देते हैं। 10 एज इट इज रखते हैं अभी, जो चीजें सोल्व करने वाली है, ग्राम, ठीक है भाई, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अच्छा यहां पर ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, दोनों कट गए, क्या बचा 1, और 1 की पावर है -2। किसी की पावर अगर 1 की पावर अगर माइनस में हो या पॉजिटिव में, वैल्यू कितनी आती है 1 है, और 1 को मल्टीप्लाई करूं या ना डज नॉट मैटर। चलिए यहां से और सोल्व करते हैं आगे। तो ऊपर क्या दिया रहा है मेरे को किलोग्राम, नीचे क्या है ग्राम। कौन सा प्रीफिक्स यूज हुआ है भाई किलो का मतलब कितना होता है 10 की पावर 3। क्या बचा, किलो का मतलब लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 3, ग्राम को एज इट इज लिखता हूं, नीचे भी एक जी है ग्राम। चलिए आगे बात करते हैं। ऊपर क्या है भाई मीटर, नीचे क्या है भाई सेंटीमीटर दिया है। सेंटी के लिए क्या यूज करूं मैं 10 की पावर -2। सेंटी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2, और मीटर को लिख देता हूं भाई मैं एज इट इज। इसकी पावर कितनी है टोटल 2। यहां भी ग्राम है भाई, यहां भी ग्राम है, यहां भी मीटर है और यहां भी मीटर है। क्या बचा 10 गुणा में यहां क्या बचा 10 की पावर 3। यहां कितना बचा भाई 1/10⁻², 1/10⁻²। ये अगर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर का, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी भाई, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, और उसके ऊपर एक और लगा है कितना 2। किसी अलजेब्रा की पावर का मतलब क्या होता है भाई उससे मल्टीप्लाई। इस तरफ सोल्व कर देते हैं भाई, थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं, यहां से उधार मांग लेते हैं भाई इनसे। क्या बचा बराबर, क्या फाइंड कर रहे हैं n2 चल रहा है भाई, n2 फाइंड कर रहे हैं हम। तो n2 कितना आ गया मेरा, n2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 जिसकी पावर 2। तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2, क्या बचा 10 गुणा में 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 4, ये वैल्यू। तो बेस सेम है, तीनों का 10 है, तो पावर क्या हो जाएगी भी ऐड हो जाएगी 3, 4 + 3 और इसकी पावर कितनी है 1, तो टोटल कितना हुआ 8, तो 10⁻8। n2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 10⁻8, कितनी आ गई है 10⁻8। क्या यही चीज फाइंड करनी थी? हाँ जी, यही फाइंड तो करना था कि 10 जूल के अंदर आर्क्स फाइंड करने थे, कितने होते हैं, तो किस फैक्ट पर बेस्ड होता है, अगेन वही चीज Q2 इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 हमें पता है। और N1 की वैल्यू तो दे ही थी पहले मुझे, क्या है गिवन ही थी 10, और U1 की वैल्यू क्या थी भाई जूल इज इक्वल टू N2 की वैल्यू मैंने ये फाइंड की है भाई, कितना होता है 10 की पावर 8। और U2 का मतलब क्या है, कौन सी यूनिट, U2 का मतलब क्या है भाई, कौन सी यूनिट, आर्ग। सीजीएस के अंदर जो यूनिट होती है एनर्जी की, आर्ग। तो 10 जूल का मतलब क्या हुआ भाई 10⁸ आर्ग, और कोई 1 जूल अगर पूछ ले तो 10 आगे डिवाइड में हो गया, तो बचा कितना 10 की पावर 7 आर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्ग। तो हमने फाइंड कर लिया है, कुछ एक एग्जाम्पल भी देख लिए हैं कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी भैया इसकी थर्ड एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन। डायमेंशनल एनालिसिस की फोर्थ और फाइनल एप्लीकेशन की बात करते हैं, फटाफट देखते हैं और कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं, उनको सोल्व करके देखते हैं। चलिए, फोर्थ एप्लीकेशन आपको याद होगी क्या था, एज ए रिसर्च टूल
to find or to derive the new relation among the certain physical quantities. As a research tool to derive relation among certain physical quantities. Clear? मतलब कि क्या है, इस एप्लीकेशन से हम फॉर्मूले बना सकते हैं. क्लियर? जैसे एक फॉर्मूला होता है, कोई भी रैंडम कोई भी फॉर्मूला आप चूज कर लीजिए, जैसे F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर. ये क्या है, किस चीज का फॉर्मूला होता है भाई? ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए होता है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर. तो ये फॉर्मूला बना सकते हैं हम. कैसे? हमें ये पता होना चाहिए कि ये फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मास पर डिपेंड कर रहा है. दूसरा, उस बॉडी जिसका मास m है उसकी वेलोसिटी क्या है और वो किस रेडियस के सर्कल में मूव करे. सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कब लगता है भैया? जब सर्कुलर मोशन हो. ठीक है ना? तो उस बॉडी का मास पता हो और सॉरी हमें ये पता हो कि ये जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. बॉडी के मास पर, बॉडी की वेलोसिटी पर और बॉडी के रेडियस पर. मतलब दिस फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ बॉडीज मास, इज वेलोसिटी एंड जिस रेडियस के अंदर, जिस सर्कल की जिस रेडियस में वो जिस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उस सर्कल की रेडियस क्या है. अगर ये हमें तीन चीजें पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से. चलिए, ये तो फॉर्मूला हमें पता ही था. ठीक है, हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जो कि फॉर्मूला दिया नहीं होगा, सिर्फ डिपेंडेंस बताई होगी, वो फैक्टर्स बताए होंगे. जैसे यहां फोर्स किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है भाई? फोर्स यहां पर डिपेंड कर रहा है मास पर, वेलोसिटी पर और आर पर. ऐसा एक एग्जांपल अभी मैंने लिखा था. ठीक है, तो तरीका क्या है, पहले हम उस तरीके को देख लेते हैं. एज ए रिसर्च टूल टू फाइंड ए रिलेशन अमंग सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी, हमें फाइंड करना है उस रिलेशन को. तरीका क्या है? सबसे पहले हमें उन फैक्टर्स का पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है. ये तो चीज है, हमें पता होना चाहिए. ठीक है ना? दूसरा, इसके अंदर हम किस चीज का यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का. याद होगा आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि कोई इक्वेशन के एक तरफ के जो डायमेंशंस है, बेसिक फंडामेंटल पावर्स के जो डायमेंशन एक तरफ है, उस इक्वेशन के दूसरी तरफ के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस होंगे वो क्या रहने चाहिए? सेम रहना चाहिए. क्लियर? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें करना होता है. सबसे पहले, सुपोज द डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ गिवन डिपेंडेंट फैक्टर्स. क्लियर ना? तो हमें वो फिजिकल क्वांटिटी के कि किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी वो फैक्टर्स का पता होना चाहिए. वी सुपोज द डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ गिवन डिपेंडेंट फैक्टर्स. वो जो गिवन फैक्टर्स है उनके डायमेंशंस हमें देखने हैं पहले. तो वो डायमेंशन देखने के बाद क्या करूंगा भाई? जैसे वो अभी हमें एक एग्जांपल लिया था, एफ जो कि फंक्शन है किसका? एफ जो कि फंक्शन है किसका? मास का, वेलोसिटी का और आर का. तो इनके डायमेंशन देखने का मतलब क्या है भाई? इस तरफ के डायमेंशन और उस तरफ के डायमेंशन हमें पता होने चाहिए. पहले वो हम सुपोज करेंगे, वो फाइंड करेंगे. अब उसको फोर्स के डायमेंशन और ये जो चीजें हैं इनके जो डायमेंशंस हैं उनको किस टर्म में फाइंड करेंगे? एमएलटी की फॉर्म में, मतलब बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में. अच्छा, एमएलटी के अलावा अगर कोई दूसरा, जैसे हीट थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर यूज हो रहा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करंट यूज हो रहा है तो हम उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी मैं ये तीन ही लेके चल रहा हूं. तो क्या करेंगे? सोल्विंग एंड फाइंड आउट द डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. बेसिक क्वांटिटीज के अंदर हम आएंगे. ठीक है, वो जैसे ही बेसिक क्वांटिटीज सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक साइड के डायमेंशन और दूसरी साइड के डायमेंशन को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे. और जैसे ही हम उसको इक्वेट करते हैं, क्लियर, तो इस साइड के डायमेंशन से और उस साइड के डायमेंशन से हमें तीन इक्वेशन मिलती है. जनरली 3 या 2 इक्वेशन मिलती है जिसको कि हम सोल्व कर सकते हैं. उसको सोल्व करके हम अननोन वेरिएबल्स फाइंड करेंगे और इस तरीके से फाइनली हम उस रिलेशन को बनाते हैं. क्या? इक्वेटिंग द पावर्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस फ्रॉम द अबोव स्टेप. इससे प्रिंसिपल जैसे इक्वेट करेंगे तो हमें 2 या 3 इक्वेशन मिलती है जिसको कि हम सोल्व कर सकते हैं वेरिएबल फाइंड करने के लिए और इससे हम एक एग्जैक्ट रिलेशन हम बनाते हैं.
क्लियर। ये जो सारी जो मैंने राम कहानी आपको सुनाई, ये जो बताया, ठीक है, ऐसे थ्योरेटिकल में ज़्यादा दिमाग में फिट नहीं होता है। सोल्व करके जब हम देखेंगे किसी न्यूमेरिकल को, किसी एक क्वेश्चन को, कोई एक रिलेशन अगर हम बनाकर देखेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उससे हमें तरीकों का पता चलेगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन दिया रहा है भाई, डिराइव ए रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रिलेशन फाइंड करना है किसके साथ? चलिए, किस चीज का टाइम पीरियड? फॉर ए सिंपल पेंडुलम। डिराइव द रिलेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच पॉसिबली डिपेंड्स अपॉन। वो टाइम किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे सर, ये तो बताओ कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है? पता है कि आपको सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम क्या होता है भाई? सिंपल पेंडुलम एक स्ट्रिंग से बना होता है जिसका कि एक एंड क्या है, यहां पर क्या है, यहां से ये फिक्स्ड है और नीचे स्ट्रिंग के एक छोटा सा मास, एक मास है जिसको कि हम बॉब भी बोलते हैं। उस बॉब का मास कितना मान ले, उस बॉब का जो मास है, बॉब बोलते हैं, उसका जो मास कितना है भाई? m। क्लियर। एक स्ट्रिंग पर, एक धागे पर एक छोटा सा एक पॉइंट मास लगा है। क्या लगा है भाई? पॉइंट मास। क्लियर है ना? पॉइंट मास लगा है जिसका की मास है m और स्ट्रिंग की लेंथ है l। क्लियर। अभी जो ये सिचुएशन, जो पोजीशन मैंने दिखाई है, ये क्या होती है? इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये यहीं रहेगा। अगर इसको कुछ मैंने फोर्स लगाकर मूव करवा दिया इस तरफ तो क्या हो जाएगा भाई? जैसे ये यहां तक पहुंच गया, क्या यहां पर जाने के बाद रुक जाएगा? नहीं जी, यहां नहीं रुकता है, ये वापसी आता है। और जैसे ही वापसी आता है ना इस पॉइंट के ऊपर, जैसे ही वापसी आएगा इस पॉइंट के ऊपर, यहां भी अब ये नहीं रुकता है। क्या है? ये कुछ आगे ओवरशूट कर जाता है, तो फिर ये अब ये यहां तक जाता है। ठीक है ना? कुछ ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा सिस्टम चलता रहता है, कभी उधर इधर इधर ऐसे। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम। ठीक है भाई, ये क्या है? मेरा सिंपल पेंडुलम। ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है इसका? मतलब टाइम पीरियड है कि कोई एक पॉइंट उठा लो, आप मान लो ये पॉइंट उठा दिया भाई, ये अच्छा, ये क्या होता है? इसकी मीन पोजीशन। ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ये पोजीशन और ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं भाई एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड होता है कि या तो आप एक्सट्रीम पोजीशन से ले लो या मीन पोजीशन से, चाहे इस एक्सट्रीम पोजीशन से या इस एक्सट्रीम से। जनरली मैं कोई भी उठा लेता हूं, मान लो ये उठा लिया, तो भाई इस पॉइंट से इस बॉब को वापसी जाकर और आने में जो टाइम लगा, इस पॉइंट से यहां तक जाके और यहां तक वापसी आने में जो टाइम लगा, वो क्या होगा? इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। और मुझे रिलेशन फाइंड करना है कि ये टाइम का रिलेशन क्या है, किस किस के साथ। फैक्टर्स गिवन है हमें, लेंथ l, m और g। भाई स्ट्रिंग की लेंथ है l, इसका मास है m, और जो नई चीज क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे सोचो ना, ये ऊपर जाकर वापसी क्यों आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही फोर्स लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है उसी के कारण तो आता है वापसी। तो ये इन तीन चीजों के साथ इस टाइम का क्या रिलेशन है, सिंपल पेंडुलम के इस टाइम का क्या रिलेशन है, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो फाइंड करने का तरीका देख लेते हैं, जो हमने स्टेप पढ़े थे ना उसी से फाइंड करते हैं। देखो बेसिकली टाइम मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि टाइम इज द फंक्शन ऑफ किस किस चीज का? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। हमें एग्जैक्ट रिलेशन फाइंड करना है। एग्जैक्ट रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करूं? देखो अब हमें नहीं, फॉर्मूले के अंदर जनरली क्या होता है? बहुत से फॉर्मूले हैं, जैसे Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक फॉर्मूला भी मैं पढ़ के आया, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो देखो क्या होता है कि इधर की क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये क्वांटिटी इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, और इधर की जो क्वांटिटी है हमें ये नहीं पता अभी भी कि उनकी किस पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है, कि उसकी पावर कितनी रखूं तो वो एग्जैक्ट रिलेशन बनेगा। ठीक है। तो पावर को पहले ही कुछ नाम दे देते हैं भाई। हो सकता है ये r की पावर कितनी, इस फॉर्मूला में r की पावर कितनी मान रहे हो भाई? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? F mv स्क्वायर r की पावर -1।
नीचे है ना, नीचे गया तो ऊपर गया तो पावर क्या हुआ -1। तो m की तो पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, v की पावर 2 पे कर रहा है, r की पावर -1 पे कर रहा है। तो ये अलग अलग है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली किस पावर पर कर रहा है। तो उसकी पावर को एक मैं नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? ऐसे ही दे देते हैं भाई ABC। भाई लेंथ की पावर a के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास की पावर मास की पावर b पे कर रहा है और g की पावर c पे कर रहा है। वो ही चीजें मेरे को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? देखो कि मान लेते हैं t जो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना, वो l की पावर a पर कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में चल रहे हैं भाई हम, फर्स्ट स्टेप में। और ये जो टाइम पीरियड है t, ये मास की पावर भाई मास की पावर b पे कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो पावर है वो c पे कर रहा है। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि जरूरी नहीं है ना l और m की सेम पावर पे डिपेंड करे, अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए मैंने अलग अलग नाम दे दिया है। ठीक है, ये इनकी डिपेंडेंसी है। चलो तीनों इसके प्रोपोर्शनल है ले रहा हूं मैं, तो तीनों को कंबाइन करके भी लिख सकता हूं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l टू द पावर a, m टू द पावर b और g टू द पावर c। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, जब इसको मैं हटाता हूं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाता हूं, जिसको कि नाम दे दिया मैंने k, बाकी चीजें एज इट इज l a m b g इंटू c। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है भाई। यहां तक की एक इक्वेशन फाइंड करनी होती है जिसको नाम दे दिया मैंने 1। ये इक्वेशन किस टर्म में है? ये इक्वेशन उन फैक्टर्स पर है जो कि मेरे को दिए रहे हैं, क्या क्या, कि भी इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो t इज इक्वल टू k इंटू एल की पावर a, m टू द पावर b, g टू द पावर c। इस इक्वेशन को याद रखना भाई, इस इक्वेशन को याद रखना, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के अंदर ये a b c की वैल्यू फाइंड करके ही पुट करनी है। हमारा फॉर्मूला अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, अब वो वैल्यूज मैं कहां से लेके आऊं? चलिए वैल्यूज भी ले आते हैं, कोई खास बात नहीं है। क्या फॉर्मूला बना मेरा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू k l टू द पावर a, m टू द पावर b और g की पावर क्या थी? c। क्लियर है? तो अब क्या करने हैं हमें? इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने हैं भाई साहब के 1 by 1, t का, l का, m का, g का। k क्या है? k इज द कांस्टेंट भाई, k इज द कांस्टेंट। कोई एक नंबर जैसे 2, 1, 2 पाई, 2 पाई, कोई भी एक नंबर है। और नंबर के डायमेंशंस क्या होते हैं भाई? नंबर के डायमेंशंस नहीं होते हैं। चलिए, तो t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई? t का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूं भाई मैं, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। k के कोई डायमेंशन नहीं, l क्या था भाई? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है भाई? l की पावर क्या रहती है? 1, l की पावर 1 है, और ऊपर क्या है? पावर a है, l की पावर a दे रखी है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, m का डायमेंशन क्या होता है भाई? m का डायमेंशन सिर्फ m होता है, l उसके लिए 0, t उसके लिए 0। ऊपर पावर क्या गिवन है भाई? ऊपर पावर है b। थर्ड क्या है भाई? g क्या होता है? g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई बॉडी जब नीचे आती है तो वो कितनी एक्सेलरेशन उसकी होती है, वो है ये भाई जी। अच्छा, है क्या चीज? क्या है ये? एक्सेलरेशन। किसके कारण? ग्रेविटी। एक्सेलरेशन चाहे किसी के कारण हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई? m0 l1 t-2। बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई इस चीज को भी हम, तो लिख देते हैं भाई g की जगह जब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l1 t-2। पावर कितनी दी है भाई? पावर हमने अज्यूम की हुई है c। क्लियर ना? ये क्या है? ऊपर पावर्स है, इन पावर्स के साथ अगर रिलेट करूं तो क्या होगा? पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरफ तो मैं ऐसे कैसे, दिस इज t की पावर 1 होगा ना भाई टाइम के लिए, m0 l0 t1। उधर l की पावर क्या बन गई? 1 इंटू a इज l की पावर a, m की पावर 1 थी, 1 इंटू b इज m की पावर b, m की पावर b। और क्या है भाई? m की पावर 0 और इंटू में क्या है? c। 0 इंटू सी क्या रह जाएगा? 0 ही रहेगा। l की पावर 1 है और इंटू में क्या है? c, तो l की पावर क्या हो गया? c हो गया। t की पावर -2 है और इंटू में क्या है? c है, तो t की पावर कितना हो गया भाई? -2c। क्लियर? अब जो जो बेस सेम है उनको पावर को हम ऐड करके और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। m0 l0 t की पावर 1
L की पावर a है और बेस यहां भी सेम है, L बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कितना हो गया, L की पावर a प्लस c, L की पावर a प्लस c। m की पावर क्या है भाई, m की पावर ये बेस सेम है और ये सेम है, तो b प्लस 0 कितना बचा भाई, m की पावर b। क्लियर। t की पावर तो सिर्फ है कि यहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, -2c। तो जैसे इधर mlt लिखा है, इधर भी mlt लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्या m0 l0 t की पावर 1, उधर क्या है m की पावर b, l की पावर a प्लस c और t की पावर -2c। ठीक है भाई। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है भाई, एक तरफ जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस हैं, दूसरी तरफ भी उनके डायमेंशन वही होंगे, मास के जो इधर के डायमेंशन है उधर भी वही होंगे मास के, लेंथ के इधर के जो डायमेंशन है उधर भी लेंथ के वही होगा, और टाइम के केस में भी यही होगा। तो इधर m का जो डायमेंशन है 0 और इधर m का डायमेंशन है b। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है भाई, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मतलब यहां से अगर इनको इक्वेट कर दूं तो मेरे को वैल्यू मिल गई कितना, b = c। थर्ड स्टेप में आ गए भाई, इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड, b = 0, b की पावर वैल्यू कितनी आ गई है भाई, g। एक तो ये पता चल गया। दूसरा l की पावर्स को अगर मैं इक्वेट करूं तो इधर है a प्लस c और इधर है 0, तो मतलब a प्लस c = 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई भाई। एक और इक्वेशन क्या आ रही है भाई, इधर है 1 और इधर है -2c, t की पावर 1 है, t की पावर -2c है, तो -2c = क्या आ गया 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। c की वैल्यू आपको पता चल गई है, b की वैल्यू आपको पता चल गई है, a की नहीं पता चली है भाई। a की वैल्यू के फाइंड करने के लिए क्या रखूं मैं, c की वैल्यू रख देता हूं। c की वैल्यू अभी फाइंड की है -1/2, a -1/2 = 0, दिस इंप्लाइज a = 1/2 प्लस का 1/2। a की वैल्यू पता है आपको, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, ये वेरिएबल्स ही तो फाइंड करने थे। ए बी सी की वैल्यू पता है, और एग्जैक्ट रिलेशन की फॉर्म क्या थी, ये री, इसी को इक्वेशन नाम 1 दिया था ना भाई मैंने, ये इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर सकता हूं क्या, ये वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। चलिए यहां पर साइड में कर देते हैं। फाइनल स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या, टी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम = k, तो एज इट इज रखते ही है। क्लियर। k की वैल्यू हमें यहां से नहीं मिल रही है, k को हम एज इट इज रखते हैं। बाकी चीजें देखते हैं। l की पावर क्या है, a, और a का मतलब क्या है 1/2। ठीक है जी, l की पावर 1/2। ठीक है। m की पावर क्या है भाई, b का मतलब क्या है 0, m की पावर क्या होगी भाई 0, और क्या है g की पावर है c क्या है भाई -1/2। तो g की पावर कितनी आ गई भाई -1/2। तो t = k, m की पावर 0 है भाई, m की पावर 0, किसी की पावर 0 तो क्या होता है भाई 1 हो जाता है, मतलब m को अगर मैं ना भी लिखूं तो मेरा चल गया काम। क्या बचा, l की पावर 1/2 और g की पावर क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 इंटू में, चलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, t = k × l की पावर है 1/2, g की पावर -1/2 है भाई, g की पावर -1/2 है। पावर माइनस हो तो क्या मतलब होता है भी, वो नीचे अगर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, हो गया ना। g की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, माइनस का मतलब यही है। अच्छा जी, दोनों की पावर सेम है तो k × l/g की पूरे की पावर 1/2 कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं जी। l/g की पावर 1/2 कर सकते हैं, तो k × 1/2 का मतलब क्या है, पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब होता है भाई स्क्वायर अंडर रूट l/g। क्या है, t क्या चीज फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो कि हमें डिपेंडेंट फैक्टर दिए गए थे, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक फॉर्मूला फाइंड करना था, वो फॉर्मूला क्या है, t = k × l/g। एग्जैक्टली क्या है कि फॉर्मूला यहां पर खत्म नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और मैथमेटिकल डिडक्शंस के थ्रू ये k की वैल्यू भी हमें पता चलती है, जो कि कितनी होती है, k = 2π होता है भाई, k = 2π। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है, t = 2π L/L/g। This is the time period
ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो यहां से हमें दो अच्छी अच्छी बातें पता चली है। क्या कि एक तो भाई जो फैक्टर दिए रहते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, जरूरी नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करे। जैसे मास था, क्या मास है? नहीं, तो मास की पावर क्या आ गई? 0 आ गई। और एग्जैक्टली एक रिलेशन हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर ए सिंपल पेंडुलम। भाई इतना टाइम लगता है इसको पूरा एक रिवॉल्व करने के लिए। क्लियर? दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो कि लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर सिर्फ डिपेंड करता है। डज नॉट मैटर कि उस बॉब का मास कितना हो, उस बॉब के मास के चेंज होने से उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। हाँ, लेंथ के चेंज होने से होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसी तरीके से अगर कम या ज्यादा हम कर सकते हैं तो उस पे वैल्यू उसकी वो डिपेंड करती है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, ऐसी टाइप से स्टेप्स को समझ लो आप। फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं मैं। जो फैक्टर्स दिए गए हैं उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम उनका प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं। पावर्स को क्या लिखते हैं भाई? उन फैक्टर की पावर ए, बी और सी। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के क्या कोई कांस्टेंट लगाया। इसी इक्वेशन को मैं उसके इधर जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखता हूं और 1 बाई 1 जो ये क्वांटिटी गिवन है उनके डायमेंशन में सोल्व करता हूं। किस लिए सोल्व करता हूं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाने के लिए, जो कि क्या बोलता है कि एक साइड के पावर्स जो होंगे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के, दूसरी तरफ के भी उनके रिस्पेक्टिव वही होंगे। यहां से मैं ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करता हूं। वो वैल्यू दोबारा इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो मेरे पास एक एग्जैक्ट रिलेशन मिलता है। एक और फॉर्मूला फाइंड कर, एक और ऐसा एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं, जो कि क्या है? डिराइव द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ ए बॉडी। इक्विवेलेंट एनर्जी को एक नाम दे देता हूं मैं ई भाई, ठीक है ना। इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ बॉडी हैविंग मास m, जिस उस बॉडी का मास कितना है भाई? m है। अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट, अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट मतलब नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर जो मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। कहने का मतलब एनर्जी को रिलेट करना है किस किस के साथ? उस बॉडी के मास के साथ और स्पीड ऑफ लाइट के साथ। क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहा है? क्वेश्चन के अंदर जो एनर्जी है दैट इज द फंक्शन ऑफ किस किस का? मास का और स्पीड ऑफ लाइट का। मास का और स्पीड ऑफ लाइट का। सिंपल तरीका हम पता है कि हमें नहीं पता कि ये किसकी कितनी पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूमिनेटर में आना चाहिए या डिनोमिनेटर में आना चाहिए। हमें एक फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे कि E डायरेक्टली मान लेते हैं m की पावर a पर है। अब a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। चलिए ये तो हो गया। दूसरा क्या है भाई? डिपेंडेंस फैक्टर दूसरा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके भी मान लेते हैं। c की कितनी पावर पे कर रहा है हमें वो नहीं पता, नाम दे देते हैं बस एक a और b, दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, c की पावर b। प्रोपोर्शनलिटी को उठाते हैं तो कोई कांस्टेंट k, m की पावर a, c की पावर b। तो चलिए इतनी एक फर्स्ट इक्वेशन पता चल गई है ना भाई हमें। अब फर्स्ट इक्वेशन पता चलने के बाद क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन पता चलने के बाद भाई हम इनके डायमेंशंस में लिखते हैं। डायमेंशन, एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं? एनर्जी के डायमेंशन m1 L2 T-2, बहुत बार कर चुके हैं। एनर्जी के डायमेंशन लिख दिए, बाकी उस तरफ के लिख देते हैं। k क्या है भाई? k इज द कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं। तो m का डायमेंशन तो कैपिटल M में ही लिखते हैं। इसकी पावर कितनी है भाई? a है। पावर कितनी है? a है। और क्या है भाई यहां पर? c क्या है भाई? स्पीड ऑफ लाइट। भाई स्पीड ऑफ लाइट हो या स्पीड ऑफ कार हो है तो स्पीड डायमेंशंस तो क्या होंगे? सेम ही होंगे। स्पीड के डायमेंशंस क्या होते हैं? m0 L1 T-1। स्पीड पे पावर कितनी है भाई? b है। ठीक है भाई, b लिख देते हैं। m1 L2 T-2। अच्छा m की पावर क्या आ गया? a आ गया है भाई। उधर क्या है? m की पावर 0 इंटू बी क्या कर दूंगा? 0 हो जाएगा। l की पावर 1 इंटू बी तो क्या हो जाएगा? l की पावर b। t की पावर -1 इंटू बी तो क्या होगा? t की पावर -b। यहां तक क्लियर है। इधर क्या बचा? m1 L2 T-2 एज इट इज। m की पावर बेस से मैं पावर क्या हो गया भाई? ऐड हो गया। पावर ऐड होगी तो कितना आ गया? m की पावर a प्लस 0 इज a। l की पावर तो है ही b, t की पावर तो है ही -b। तो फाइंड कर देते हैं। कैसे? चलिए कैसे फाइंड करेंगे भाई? कैसे फाइंड करेंगे?
हम फाइंड करते हैं किसकी हेल्प से, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या होगा कि मास की पावर इधर जो है उधर भी मास की पावर वही होनी चाहिए, एल की पावर जो इधर है वही सेम होनी चाहिए। तो इक्वेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर कितनी हो रही है, इधर मास की पावर को इक्वेट कर दूं तो ए इज इक्वल टू 1, एल की पावर को इक्वेट कर दूं तो बी इज इक्वल टू 2, या इससे भी देख सकते हैं टी माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस मतलब बी की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है और ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। किस फॉर्मूले में पुट करूं भाई, इसी फॉर्मूले में पुट करना होता है फाइनली। तो E इज इक्वल टू के इंटू एम, एम की पावर है ए, एम की पावर है ए और ए कितना है 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, एज इट इज लिखते हैं। सी की पावर है बी और बी की वैल्यू है 2, तो सी की पावर कितनी आ गई भाई 2। एक्सपेरिमेंटली यहां भी जो इस के की वैल्यू पता चलती है मैथमेटिकल डिडक्शन से, एक्सपेरिमेंट से, दिस के इज इक्वल टू 1 होता है भाई 1। तो सिंपली फाइनली क्या आ गया, ई इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखा देखा सा लग रहा है ना फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दादा आइंस्टीन दादा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। This is the mass energy equivalence of a body approaching the velocity of light. Clear? तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो फाइनली हमने एनर्जी का मास के साथ और स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो रिलेशन है वो फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको न्यूमरस एग्जांपल हो सकते हैं। हम न्यूमेरिकल शीट जब करेंगे तो इस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत से एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्या थी, हमने चारों एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया है भाई डायमेंशनल एनालिसिस की। यहाँ पर हमारा डायमेंशनल एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, बस कुछ लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की, कुछ लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की। फायदे बहुत हैं, लिमिटेशंस कुछ कम हैं, उन लिमिटेशंस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली लिमिटेशन की बात करूं अगर मैं, तो क्या है कि ये जो हमने अभी 2 मिनट पहले फाइंड किए थे ना ये एप्लीकेशन, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी हमें बार बार, ये के की वैल्यू कभी तो उसने 2 पाई ले ली, कभी क्या के की वैल्यू 1 ले ली है। तो क्या होता है कि जो ये मैथमेटिकल जो ये कॉन्स्टेंट लगते हैं ना, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाता डायमेंशनल एनालिसिस हमें एग्जैक्टली। ठीक है, ये हमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला से या एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है इसकी, क्या कि इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन about the constant that we must use in a formula we are trying to find। भाई जिस फॉर्मूला को और जिस फिजिकल रिलेशन को बनाने की हम कोशिश करते हैं, जो कि फाइंड करते हैं डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, उसके अंदर वो जो कांस्टेंट होता है ना, उसकी वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस एक्चुअली हमें नहीं बता सकता, नहीं बता पाता। तो ये इसकी क्या है, पहली लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है भाई, देखो ओनली पावर रिलेशन कैन बी फाइंड, ठीक है ना, ओनली पावर रिलेशंस कैन बी फाइंड। कैसे कि जैसे अभी हमने फाइंड किया था पेंडुलम के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 2 पाई l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। क्या है कि ये पावर वाले, या फिर एक और हमने फाइंड किया था e इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ भी पावर है, या फिर f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एम वी स्क्वायर r की पावर -1। क्या है कि ये जो पावर वाले हैं ना, पावर वाले जो ये फॉर्मूले होते हैं, जो ये रिलेशंस होते हैं, हम यही फाइंड कर सकते हैं सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से। कुछ और चीजें भी होती है, कई जगह फॉर्मूले आते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या नई चीज आई भाई, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो गई है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ ओमेगा टी, जो भी है। क्या चीज इंट्रोड्यूस हो गया भाई, लॉगरिथम इंट्रोड्यूस हो गया। या फिर मैं कहूँ y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स टी। क्लियर, यहां पर क्या चीज नहीं आ गई, यहाँ एक्सपोनेंशियल आ गया। भैया ये ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल्स
और एलोगरिथम। भाई ये चीज़ें जहाँ यूज होती है ना जिस फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते। ये इसकी क्या है, सेकंड लिमिटेशन क्या है कि हम पावर रिलेशन को तो फाइंड कर सकते हैं, बट जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो फाइंड नहीं, उसको नहीं कर पाते हैं। और क्या क्या एप्लीकेशन है भाई, बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की। वो रिलेशन, द रिलेशन having one left hand side term and one right hand side term can be found, ठीक है ना, but more than one terms can't be found, can't be derive कर देते हैं। चलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक टर्म है और राइट हैंड साइड के अंदर एक टर्म है। जैसे इनके अंदर देख लो आप, एक टर्म इधर है और एक टर्म उधर है, एक टर्म इधर, एक टर्म, हर एक के अंदर क्या है, एक टर्म है। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एक साइड के अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो जाता है। टर्म्स मतलब एडिशन आ जाता है ज़्यादा, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, इधर तो चलो भैया एक ही टर्म है, उधर क्या है, एक टर्म तो ये है प्लस दूसरी टर्म ये है। क्लियर है ना, दो टर्म्स है। ऐसे फॉर्मूले भी हम उसको, ऐसे फॉर्मूला भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते। हाँ, मैं इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकता हूं। सेकंड एप्लीकेशन, इसको डायमेंशन की हेल्प से ये देख सकता हूं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ये मैं जरूर फाइंड कर सकता हूं, बट डिराइव नहीं कर सकता क्योंकि यहां एक से ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं। एक से ज्यादा टर्म्स जहां पर आ जाती है हम उन फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ अगर लिमिटेशन की बात करूं, फोर्थ लिमिटेशन के अंदर क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर, चलो हमें ये जब हम एप्लीकेशन यूज करते हैं डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला या फिजिकल रिलेशन डिराइव करने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटी जो कि तीन या तीन से ज्यादा दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करे। क्लियर है ना, एक क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स या 3 डिपेंडेंट क्वांटिटीज, 3 डिपेंडेंट गिवन क्वांटिटीज, अगर कोई एक क्वांटिटी डिपेंड कर रही है 3 से ज्यादा डिपेंडेंट क्वांटिटी या फैक्टर्स पर, तो वो रिलेशन भी हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड इजीली। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते, पर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि वहां जब कि 3 से ज्यादा क्वांटिटी मतलब ए एल एम, जैसे क्या था, जी लेंथ और कोई स्पीड होगी या फिर कोई भी टाइम हो गया, तो क्या इनकी हमें पावर लगानी होती है। ठीक है ना, जब हम पावर लगाते हैं तो जब इक्वेशन बनती है उसके अंदर वेरिएबल्स को हम फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। 4 वेरिएबल्स को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, 3 को तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमने एक एग्जांपल भी किया था। लेकिन 3 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स पर डिपेंड करे कोई क्वांटिटी, तो वहाँ पर रिलेशन फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है भाई, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव्स इंफॉर्मेशन about the quantity is scalar or vector। भाई किसी क्वांटिटी के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता कि वो क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है भाई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इसके बारे में बात भी करेंगे। अभी के लिए हिंट दे देते हैं क्या, कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसका सिर्फ क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड होता है, जिसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी कुछ डायरेक्शन भी होती है। क्लियर, तो ये इंफॉर्मेशन डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं दे पाता।
यहाँ पर हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर 1 बाय 1 मैंने काफ़ी चीज़ें हमने फाइंड की है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज फाइंड किए हैं, मैकेनिक्स के भी, थर्मोडायनेमिक्स के भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी, उसके बाद एक एक एप्लीकेशन, उसके साथ साथ उनके एग्जाम्पल, और फाइनली जो लिमिटेशंस हैं उनकी बात की है। अगली जो वीडियोज़ में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं IIT JEE में या फिर नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन असाइनमेंट को हम डिस्कस करेंगे। एक या दो असाइनमेंट्स, एक या दो वीडियोस होगी जो कि असाइनमेंट पर चलेगी। आप कंटिन्यूसली जुड़े रहिए ताकि पिछले साल के क्वेश्चंस को देखकर आपको इस चीज़ का हिंट हो जाए कि आने वाले एग्जाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर वो कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, और अगर हमारे वीडियोज़ लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए ताकि कंटिन्यूसली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सिर्फ फिजिक्स की नहीं, इसके अलावा जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, उनकी क्लास भी आप कंटिन्यूसली यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।